नहीं नहीं, छोड़ दो, बस सही है। वालेकुम सलाम, कैसे हैं भाई सब? बिल्कुल ठीक ठाक एकदम। वालेकुम सलाम। एकदम ठीक, आप बताएं। अच्छा जी, तिलावत हो जाए जानी जल्दी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया भाई। अच्छा जी, बिल्कुल यार, हम भी मिस करते हैं, तभी क्लास लगाते हैं। अच्छा, ख्वाब में भी आने लगी है आवाज? बस शुक्र है कहीं और नहीं आती है, ख्वाब में ही आती है। खैर है, अच्छी बात है। बिल्कुल अच्छी बात है यार, ये तो उस्ताद शागिर्द की मोहब्बत होनी चाहिए, हर जगह आवाज आनी चाहिए इधर। अच्छा भाई, आज की स्ट्रेटजी के लिए तो मैं बता दूं कि मतलब 10:37 तुम लोगों ने कहा था, तो किया ये है मैंने कि जितने भी सिनेरियोज हैं उसको 3 स्लाइड्स में लेके आया हूँ। जल्दी जल्दी बताऊंगा, समझो उस पूरे सिनेरियोज में सारे पास पेपर कवर हो जाएंगे। आज की क्लास का एजेंडा ये लेके आया हूँ कि टाइम सेव करने के साथ साथ, ये मेरा वादा है, मैं तुम्हें 1 घंटे में पूरा 10:37 करा दूंगा सारे पास पेपर्स के साथ। सही है जी? तो ये मेरी कमिटमेंट है तुमसे। बिस्मिल्लाह करते हैं आज की क्लास की। सही है जी? मैं 1 मिनट खाली प्रेजेंटेशन खोल लूँ ताकि हम एफिशिएंटली उसको लेके चलें। वो मेरा काम है कि मैं तुम्हें किस तरीके से रिवाइज करवाता हूँ। बिल्कुल आएगी आवाज। अच्छा जी, सबके पास ये स्लाइड शो आ गया? अंधेरा बहुत है, अभी उजाला भी हो जाएगा, देखें। आ गया उजाला? चलें जी, अभी वाइट वाइट स्क्रीन आ रही होगी। सही ना, कुछ भी नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मैंने अभी कुछ क्लिक ही नहीं किया इधर। चलिए जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। मैंने किया ये है कि पहले मैं वेलकम कर लूं इन लोगों का। ये भाई कोई टाइम है ये? खा पी के आ रहा है अकेले? मैं तो आज तो चीट डे मेरा। देख रहा है बाजू इसको? बदल गया ये। इसके पेपर में तैयारी अच्छी हो गई ना, इसलिए अब भूल गया ये। अच्छा जल्दी आ जाओ भाई, चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा भाई, जैसे मैंने आपको बताया, मैं सारे सिनेरियोज देखता हूँ। चलिए जी, अब इधर सुनिएगा। सबसे पहले अगर मैं तुम्हें बात कहूँ ये वाली कि IS 1037 की जो तुम बात करोगे, तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए, इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। आपको ये देखना होता है इन पूरे IS में कि कोई इवेंट ईयर एंड के बाद हुआ हो बट अकाउंट्स के ऑथराइजेशन से पहले हुआ हो। आपको ये डिसाइड करना होता है कि क्या वो इवेंट एडजस्टिंग है या नहीं है। पहली चीज तो ये हो गई। ऐसा ही जल्दी से बताओ, ऑनलाइन पार्टिसिपेट करना है, एडजस्टिंग है या नहीं है। अच्छा, इवेंट के एडजस्टिंग होने की कंडीशन ये है कि उसकी कंडीशन एग्जिस्ट करती हो रिपोर्टिंग डेट पे। ऐसा ही है जानी, यही है ना कि रिपोर्टिंग डेट पे उसकी क्या एग्जिस्ट करती हो, कंडीशन एग्जिस्ट करती हो। पर फिर IS 37 ये कहता है कि सिर्फ कंडीशन का होना लाजमी नहीं है, आपकी प्रेजेंट बल्ली भी होनी चाहिए, जिसको मैं कहता हूं प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। और कंडीशन के होने को कहता हूं पास्ट इवेंट। अच्छा, बोलता ये है कि भाई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन सिर्फ काफी नहीं है, आपका प्रोबेबल आउटफ्लो भी होना चाहिए। यानी आप वल्ली है बट आपको पता है आप केस जीत जाओगे, तो फिर आप कोई लाइबिलिटी बुक नहीं करोगे। चलो जी, मुझे कुछ अंग्रेजी के शब्द बता दो जो हमने डिस्कस किए हुए हैं। 0 से लेके 5% तक आई थिंक रिमोट होता है, ऐसा ही है। अब जिससे पूछूंगा वो पवन, 6 से लेके 50% तक क्या होता है? पॉसिबल अनलाइकली। पॉसिबल अनलाइकली, ऐसा ही है। दोनों अंग्रेजी आनी चाहिए। अच्छा, 50 से ऊपर, 50 से ऊपर 85 तक लाइकली और प्रोबेबल, 50 से ऊपर और 85 तक। अच्छा, 86 से 99,
वर्चुअली सर्टेन तो 100 पे सर्टेन होता है। लायबिलिटी कब बुक होती है? प्रोबेबल और पॉसिबल हो, सही है, सही है, प्रोबेबल और लाइकली, ऐसा ही है ना, और प्रोबेबल और लाइकली हो। अच्छा जी, यानी हम यूं कह सकते हैं 50% प्लस पे, पर उसकी अंग्रेजी होती है प्रोबेबल लाइकली। अनलाइकली और पॉसिबल पे डिस्क्लोजर, वेरी गुड, और रिमोट पे कुछ भी नहीं। सर्टेन हो तो लाइबिलिटी, सीधी सीधी लाइबिलिटी, सही है जी। अच्छा, फिर मैंने कहा ये जब किस्से कहानियां तुमने सीख लिए थे, फिर तुमने मैंने एक चीज ये बताई थी कि भाई आपके पास बाज औकात मोस्ट लाइकली ऑप्शन होता है कि 70% ये चांसेस है, 30% ये चांसेस हैं इस अमाउंट के, कौन सी वाली पिक करूंगा? एवरेज नहीं, 70 वाली, दोनों में से कोई एक, वो भी जो हायर वाली है, मोस्ट लाइकली। ये बात याद रखिएगा, तभी मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, मोस्ट लाइकली वाली लाइबिलिटी बुक करेंगे। अच्छा, अब आगे सुनो, एक और चीज, बिल्कुल अगर दो से ज्यादा प्रोबेबिलिटीज हो तो एवरेज, तो आएगा वेटेड एवरेज, ऐसा ही है भाई। ये तो हमने उसके डायनामिक्स को रिवाइज कर लिया। अच्छा, फिर मुझे एक बात बताओ, बाज औकात ऐसा होता है, हाँ बल्ली कंफर्म आएगी तो बिल्कुल, क्या कह रहे हैं सर, बल्ली कंफर्म हो आएगी बट रिलायबल एस्टिमेट ना हो तो सीधी सी बात है तब भी डिस्क्लोज करेंगे शर्जील, डिस्क्लोजर कंटीन्यूअस लायबिलिटी बन जाती है ना। अच्छा, कंटीन्यूअस लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग एंड अमाउंट, ऐसा ही है, अनसर्टेन होती है ना, वो उसमें अमाउंट नहीं पता लग रही होती है आपको, तो अमाउंट नहीं पता लग रही तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, पर डिस्क्लोज तो होगी, ऐसा ही है। चलिए जी, अब आगे सुनिएगा। सर ये भी बात समझ आ गई। फिर मैंने कहा कि भाई पास्ट इवेंट हो, प्रेजेंट एप्लीकेशन हो, प्रोबेबल आउटफ्लो हो और रिलायबल एस्टिमेट हो, आपने कहा ये सारी चीजें कर कराने के बाद आपको अपने आंसर की ड्राफ्टिंग भी कुछ इस तरीके से रखनी थी, सवाल से पिक करनी थी सिचुएशन, आपको बताना था पास्ट इवेंट है या नहीं है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है या नहीं है, और आपको फिर बताना है प्रोबेबल आउटफ्लो है या नहीं है, और फिर बता देना किस पे रिकॉर्ड करना है। तो यही सीक्वेंस आपने फॉलो करनी थी जो मैंने अब तक रिवाइज करवाई आपको। चलिए सर, ये बातें तो साइड में कर ली। फिर मैंने आपको एक चीज ये बताई थी, बाज औकात वारंटी के केस में या आप किसी भी के ऊपर केस फाइल करते हैं तो आपका वो क्लेम होता है, तो आपका एसिड होता है, एसिड बुक होता है आई थिंक वर्चुअली सर्टेन से, और सर्टेन पे बुक होता है, ये दो चीजों पे बुक होता है। चलें जी। अच्छा, तो फिर मुझे एक बात बताएं, 50% से नीचे और 5% से ऊपर एसेट कुछ भी नहीं होता, डिस्क्लोज नहीं होता। 50% से ऊपर यानी प्रोबेबल पे डिस्क्लोज होता है, सही जी। तो यहाँ पे ये सीन था। फिर हमने IS 1 में भी ये सीखा था कि वारंटी का जो एक्सपेंस है और सामने वाले से आने वाली जो इनकम है, रीइंबर्समेंट, उसको हम नेट कर सकते हैं, इनकम और एक्सपेंस को नेट कर सकते हैं। एसेट लायबिलिटी को, हाँ पार्टी सेम होनी चाहिए तो एसेट लायबिलिटी सेम होगा, इनकम एक्सपेंस नेट हो सकते हैं। हमने ये नेटिंग का कॉन्सेप्ट सीखा था, क्लियर है? ये बात याद आनी चाहिए आप लोगों को इधर। चलिए जी, ये सारी चीजें रिवाइज करवाने के बाद मैं कुछ दो तीन चीजें और कहूँ, क्योंकि अभी मैंने आपकी स्लाइड सामने खोली नहीं है, फिर हमने उसमें कुछ मेन चीजें सीखी थी, एक एक करके याद करते हैं, सही है जी? बिस्मिल्लाह करते हैं तो देखें, सिनेरियोज की समरी दिखा रहा हूँ तुम लोगों को आज। मैंने कहा बैंक करप्सी ऑफ अ कस्टमर हो आफ्टर ईयर एंड एडजस्टिंग इवेंट, आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, अनलेस वन ऑफ इवेंट, सही है, सब लिख के लाया हूँ, पेपर से पहले ये भी रिवाइज करोगे सब हो जाएगा, सही है जी। आगे सुनना, यानी सर मुझे एक बात, अच्छा फिर इसके लिए हम ये लिखते हैं ना, सीरीज ऑफ इवेंट्स की वजह से वो बैंक करप्ट हुआ होगा, तो कंडीशंस माइट हैव एग्जिस्टेड एट रिपोर्टिंग डेट, ऐसा ही है जी, हमने ये किया था, कंडीशंस माइट हैव एग्जिस्टेड, बिल्कुल जी ऐसा ही है। यानी सर वही बात है कि आपने एग्जाम में जाने से पहले या कुछ टाइम पहले जब भी आपको IAS 1037 रिवाइज करना हो तो ये घुमा लेना आपने इधर। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, अगर कॉम्पिटिटर, ये हमने यहाँ पे जल्दबाजी में लिख दिया, अगर कॉम्पिटिटर आपका लॉन्च कर रहा है न्यू प्रोडक्ट आफ्टर ईयर एंड, तो उसके लिए NRV टेस्टिंग लाजमी लाजमी परफॉर्म होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है जब वो नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है तो उसने इस अभी लॉन्च नहीं किया होगा, वो पहले से ही इसकी प्लानिंग में होगा, क्लियर है जी। अच्छा जी, सीरीज ऑफ इवेंट्स की वजह से एक एक करके सुनते हैं, अगर इन्वेंट्री लॉस हो गई बाय फायर और एनी अनफॉर्सीन इवेंट आफ्टर ईयर एंड, तो वो कौन सा इवेंट है? नॉन एडजस्टिंग इवेंट, क्योंकि कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी, वेरी गुड जी। सेल ऑफ एसेट बिफोर ईयर एंड, प्राइस ऑफ विच विल बी डिटरमाइंड आफ्टर ईयर एंड, तो कौन सा इवेंट था?
कंडीशन एग्जिस्ट करती थी, प्राइस अनसर्टेनिटी वो बाद में कंफर्म हुई है। क्लियर है जी ये बात? चलें जी। परचेज ऑफ एसेट बिफोर ईयर एंड, प्राइस ऑफ विच बिकम्स अवेलेबल आफ्टर ईयर एंड, वो भी कौन सा इवेंट है? आई थिंक यही सारी बातें हमने सीखी थी लाइन बाय लाइन। चलें जी, बाकी और सिनेरियोस देखते हैं एक एक करके। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सुनना है आप लोगों ने। पेनल्टी इम्पोज की ईयर एंड से पहले ड्यू टू एनी नॉन कंप्लायंस मेड बिफोर ईयर एंड, क्या ये एडजस्टिंग इवेंट है? वेरी गुड। अब आगे सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। चेंज ऑफ शेयर्स वैल्यू आफ्टर ईयर एंड इंडेक्स रेट, नॉन एडजस्टिंग इवेंट, क्योंकि ये मार्केट बेस्ड चीजें हैं, ये आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं। वेरी गुड जी। इसके बाद ये सीन सुनना, पेनल्टी इम्पोज आफ्टर ईयर एंड ड्यू टू लेट सबमिशन ऑफ पेनल्टी। समझना, एक सिनेरियो बनाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई एक मतलब फॉर एग्जाम्पल लॉ को ब्रीच किया था ईयर एंड से पहले, गवर्नमेंट ने पेनल्टी लगा दी कोई 10 मिलियन की। कब कितनी की लगा दी? 10 मिलियन की। उन्होंने कहा आपको 40 दिन में पे करना है। अच्छा, ये पेनल्टी उसने लगाई है 28 दिसंबर पे, ईयर एंड आ गया। अच्छा, हुआ ये कि फेब तक मैंने पे नहीं किया। पहले तो मैं आपसे ये पूछता हूँ, जो पेनल्टी मुझ पे लगी थी ईयर एंड से पहले वो रिकॉर्ड करूं? वो होगी। वेरी गुड जी। अच्छा, फिर मैंने 40 दिन तक पेमेंट नहीं की। 40 दिन के बाद गवर्नमेंट ने कहा कि अब तुम और पैसे दोगे क्योंकि तुमने डिले सबमिशन की है। अच्छा, फिर मैं कह रहा हूँ जो सब्सिक्वेंट पेनल्टी लगी वो एजीएम से पहले लगी है, तो क्या मैं इसका प्रोविजन बनाऊं? ये सोचने की बात। वेरी गुड। जो लेट पेमेंट की डेट की वजह से जो इवेंट हुआ है वो इवेंट ही बाद में हुआ है। आप इसको रीड करो, पेनल्टी इम्पोज आफ्टर ईयर एंड ड्यू टू लेट सबमिशन ऑफ पेनल्टी, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है बिकॉज लेट पेमेंट इवेंट अकर्ड आफ्टर द ईयर एंड। यानी वो लेट पेमेंट का इवेंट कब अकर हुआ है? ईयर एंड के बाद। अच्छा, पर जो वो लॉ ब्रीच किया था वो ईयर एंड से पहले, तो वो पेनल्टी होगी, उसकी लेट सबमिशन की नहीं होगी। ऑनलाइन वालों तुम सब ये बात क्लियर है? यानी लेट पेमेंट सरचार्ज की आपके पास रिपोर्टिंग डेट पे कंडीशन एग्जिस्ट, तब तक टाइम ब्रीच नहीं हुआ था। क्लियर है भाई? ये बात याद रहेगी। चलें जी आगे। रीवर्क ऑफ इन्वेंट्री रिक्वायर्ड, हर जगह पे पास पेपर में हमने देखा, जगह जगह पे ये कह रहा था कि भाई रीवर्क करना है, रीवर्क करना है, इन्वेंट्री को सही करना है। अच्छा, इन्वेंट्री को सही करने के लिए बताएगा इतनी एस्टिमेटेड कॉस्ट है, तो उसका प्रोविजन नहीं बनाना होता। मैं लिख के भी लाया हूं यहाँ पे, नो प्रोविजन शुड बी मेड। उस अमाउंट को आपको यूज करना होता है एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल में इंक्लूड करके एनआरवी टेस्टिंग के लिए। तो आपको जब भी ऐसा इनकाउंटर हो सवाल, तो आप अकॉर्डिंगली उसमें लिख के आना कि भाई इसका प्रोविजन नहीं बनेगा, पर इस अमाउंट को आई विल यूज टू डिटरमाइन एनआरवी। क्लियर है भाई? ऑनलाइन वालों क्लियर है ये बात? मैंने किया ये कि सारे पास पेपर्स की एक जगह तुम्हें समरी दे दी है अभी। सही है जी? ओके जी, बेहतरीन है। इसके बाद फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेज, एग्जांपल दे रहा हूँ सुनना। अभी हमने ऑपरेशन, समझना मेरी बात, हुआ ये कि भाई मुझे पता है कि हम वर्कर्स को बोनस नहीं दे रहे, तो आगे जाके वो स्ट्राइक पे जाएंगे, या व्हाटसोएवर कोई रीजन की वजह से आगे जाके जब वो स्ट्राइक पे जाएंगे या ऑपरेशंस बंद होंगे फॉर द टाइम बीइंग, उस पे लॉस आएगा। जाहिर सी बात है, सेल ही नहीं होगी, जीपी भी नहीं होगा, तो लॉस ही आएगा ना, एक्सपेंसेस तो करने पड़ेंगे। तो वो एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ लॉस क्या आप रिकॉर्ड कर लेंगे? फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस को जब होगा तब देखेंगे, अभी उसका कोई प्रोविजन नहीं बनेगा। बात क्लियर है? तो फिर आप लोग मेरे ख्याल से उसमें क्यों बनाते थे वो जो ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो तो उसी वक्त हो जाता है, वो उसी वक्त हो जाता है। ये बात हो रही है होने वाला जो होगा। क्लियर है भाई? क्लियर है ऑनलाइन वालों? बिल्कुल बल्ली आ चुकी होती है, बेहतरीन। यही अंग्रेजी और यही शब्द चाहिए मुझे ताकि समझ आए। इधर चलिए जी, प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग हमने ये सीखा हुआ है, इधर सुनिएगा। प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग ओनली क्रिएटेड व्हेन देयर इज अ डिटेल्ड फॉर्मल प्लान बिफोर द ईयर एंड, और आपने वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर दी हो। अच्छा, वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट करने के दो तरीके, या तो आपने उनसे बकवास की हो, पास प्रैक्टिस नहीं, या तो आपने काम शुरू कर दिया हो, निकालना शुरू कर दिया हो। बिल्कुल सही है जी, ये बात याद रखिएगा। दो चीजें होनी चाहिए। पहली चीज क्या है? डिटेल फॉर्मल प्लान। प्लान का होना काफी नहीं है, आपने वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट की होगी कि भाई अब तुम कटने वाले हो यहाँ से। अच्छा जी, तो वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट करने के दो तरीके,
या तो क्या मुझसे पूछ ले पास्ट प्रैक्टिस, बेटा पास्ट प्रैक्टिस इसमें नहीं होती है। पास्ट प्रैक्टिस ये होती है कि तुम माहौल को आलूदा कर रहे होते हो, हर बार तुम क्लीनिंग कराते हो, ये पास्ट प्रैक्टिस होती है, उसको कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन कहता हूँ। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन भी दो तरीके से आती है, या खुद की मस्ती या पास की मस्ती, सही है, वो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन होती है, वो अलग चीज है, तुम इससे मिक्स नहीं करो उसको, सही है। पास्ट प्रैक्टिस में आ ही नहीं सकती है कि हर बार क्या रिस्ट्रक्चरिंग करते हो, या वन ऑफ होती है, ये वन ऑफ होती है। मुझझसे पूछ ले उससे क्या पूछ रहा है इधर। अब मुझे एक बात बताओ, प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग से तब बनाया जाएगा जब डिटेल फॉर्मल प्लान होगा और वैलिड एक्सपेक्ट। वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट करने के दो तरीके, पहला आपने वर्बली बता दिया होगा, वेरी गुड, अच्छा इसमें एक चीज याद रखना, वर्बली बता दिया होगा उनको जो दोस्त अफेक्टेड हैं, ऐसे नहीं है बुखार इसको है दवाई किसी और को चिपका रहे हो, वो अलग चीज है, सही है, जिसको बोलना है उसको बोलना है, सही है जी। अच्छा दूसरी चीज ये है कि भाई आपने बोला नहीं, बट आपके एक्शन ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये काम चालू हो चुका है, सही है जी। अच्छा भाई, फिर हमने ये कहा है कि एडजस्टिंग इवेंट है बोथ बिफोर द ईयर एंड। अच्छा, और वो कॉस्ट कभी भी प्रोविजन में नहीं आएगी जो आपके बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए होगी। हमने सीखा था ये कि कॉस्ट ऑफ कंटिन्यूइंग बिजनेस, अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ कंटिन्यूइंग बिजनेस जो है आपका वो नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो रीस्ट्रक्चरिंग से रिलेट नहीं करता, वो आपके बिजनेस की कंटिन्यूटी के लिए होता है। एग्जाम्पल हमने ये सीखा था, सुनिएगा, एग्जाम्पल में हमने ये सीखा था, मैंने वहां भी बताया था कि भाई फॉर एग्जाम्पल आप एक फैक्ट्री शट डाउन कर रहे हो, तो वहां के एसेट्स निकाल के आप अपने पास लेके आएंगे, नए बंदों को ट्रेन करेंगे, तो भाई वो क्या रीस्ट्रक्चरिंग के लिए है या अपने ऑपरेशन की कंटिन्यूंस के लिए? ऑपरेशन की कंटिन्यूंस के लिए जो भी खर्चा होगा वो तब का तब देखा जाएगा। वो रीस्ट्रक्चरिंग के प्रोविजन में क्या रिडंडेंसी कॉस्ट आएगी? बेहतरीन आएगी, बिल्कुल आएगी। इधर रेगुलेटर ने कहा तुम्हें ये मशीन इंस्टॉल करनी है, सही है जी, 1 साल बाद ये मशीन इंस्टॉल करनी है, सही है जी। मैं इसको कह रहा हूँ नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, क्योंकि फ्यूचर की बल्ली है। तो देखो मैंने लिखा क्या है, बिकॉज नो करंट ऑब्लिगेशन वी कैन अवॉइड इट बाय सेलिंग ऑपरेशंस। हो सकता है तब तक मैं ऑपरेशन ही बेच दूं तो वो अवॉइड हो सकती है। अच्छा एक और चीज सुनो, इसका उलट होता है जब प्रोविजन फॉर डी कमिश्निंग होता है, वो तुम पे बल्ली इसलिए होती है क्योंकि तुम एसेट ओन कर रहे होते हो। यहाँ पे क्या कह रहा है, एसेट खरीदना है। यहाँ पे क्या बल्ली थी, एसेट ऑलरेडी होता है, अब तुम्हें हटाना है, तो वो ऑब्लिगेशन आ चुकी होती है, वो पास्ट इवेंट वही होता है एसेट का खरीदना। यहाँ पे तो क्या पास्ट इवेंट है, फ्यूचर इवेंट है, तो फिर प्रोविजन में भी तो फ्यूचर इवेंट होता है। मशीन हमारे पास ओन्ड है, अब इन एनी केस हमारी बल्ली आ चुकी है, हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। इसमें अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि हो सकता है मैं परचेज ही ना करूं। क्लियर है ऑनलाइन वालों और तुम सब जी? तो भी नहीं कर, देखो भाई ईयर एंड 31 दिसंबर है, वो तो मैं कह रहा अगले जुलाई में करनी है, तो 6 महीने है ये तो मैं अभी भी 31 दिसंबर प्रोविजन नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे अगले 7 महीने का नहीं पता। क्लियर है? अलबत्ता ये होता है कि तुम्हारे पास 31 दिसंबर पे कोई एसेट है और गवर्नमेंट कह रही है तुम्हें इसको डिसमेंटल करना है, अब तुम्हें प्रोविजन बनाना पड़ेगा क्योंकि तुम अवॉइड नहीं कर सकते, बल्ली आ चुकी है, सही है। सर अगर किसी लॉ की वजह से एसेट खरीदना हो इन फ्यूचर, नहीं है ना, गलत है ना अहमद मेमन, यही तो बता रहा हूँ चसी। वो कह रहा है कि भाई लॉ की वजह से, ये भी तो लॉ ही कह रहा है कि फ्यूचर में एसेट खरीदना है, मैं कह रहा हूँ फ्यूचर की सोचेंगे फ्यूचर में, अभी कोई बल्ली नहीं है। अच्छा जी, इधर ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट, इधर ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट एक्सीड इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू बी रिसीव फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा इवेंट? प्रोविजन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट और पेनल्टी, ये तो हमें पता भी है यार। चलें जी, इसके बाद हमने ये पास पेपर में किया था, एक चीज सुनिएगा, कस्टमर बिकम सॉल्वेंट सब्सिक्वेंट टू द ईयर एंड। मैं कह रहा हूँ सॉल्वेंट नहीं, इनसॉल्वेंट नहीं कह रहा, भंगी सॉल्वेंट कह रहा हूँ। हाँ, ये अंधों की तरह रीड नहीं करना, तमीज से रीड करना है। इधर मैंने ये कहा कि कस्टमर ईयर एंड पे बैंक करप्ट था, सही है, बाद में पैसा आ गया, तो क्या मैंने जो प्रोविजन बनाया होगा उसको रिवर्स करूं? ईयर एंड पे पता नहीं था, यानी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी। अच्छा वेरी गुड, ऐसा पास पेपर में भी आया हुआ है, ये उसी के रेप्लिका है, यानी याद रखना। फॉर एग्जांपल मुझे 28 दिसंबर को पता लगा
28 दिसंबर को पता लगा कि एक बंदा बैंक करप्ट है, तो हमने उसका प्रोविजन कब दिया होगा? सही है। फिर 20 जनवरी को पता लगता है कि हालात वाकयात सही हो गए, तो क्या मैं उसका प्रोविजन रिवर्स कर दूं या अगले साल करूंगा? अगले साल करेंगे, ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। हाँ, अगर मेजर होगा तो डिस्क्लोजर जाएगा, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। ये बात क्लियर है ना? हमने सीखा हुआ है ये कि कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी। सही है जी। प्रोविजन के केस में हम प्रोविजन कर इसलिए देते हैं क्योंकि वो भी तो ईयर एंड के बाद पता बाद में लगता है कि वो बैंक करप्ट था, और वो भी अगर वन ऑफ इवेंट की वजह से बैंक करप्ट होता है तो फिर बिल्कुल नॉन एडजस्टिंग इवेंट होता है। बिल्कुल जी। चलें जी सर, ये भी बेहतरीन चीज तो तुम्हें याद होनी चाहिए, तकरीबन सवालों में आती है ये। वारंटी अगर दी गई है उन गुड्स के लिए बिफोर ईयर एंड, कौन सा इवेंट है? पक्का? सेल्स हो गई है। अच्छा, अब एक चीज इसमें याद रखना ताकि हम इसको कंक्लूड करें। याद रखना, इसमें मैंने तुम्हें एक चीज सिखाई थी ना, सवाल भी किए थे कि मुझे ये लगता है कि 6 महीने जो मेरी सेल हो जाती है ना, उसके 6 महीने बाद रिटर्न आते हैं। तो अगर पूरा साल था, याद करो, जिसमें 6 महीने को मैंने कटा दिया था, क्योंकि 6 महीने के क्लेम तो दिसंबर तक आ चुके होंगे। अब पंचायत किसकी करूंगा? अगले 6 महीने की। क्लियर है ये वाली बात? ये बात याद रखनी है। और फिर मल्टीपल प्रोबेबिलिटीज होती हैं आपकी, तो फिर वेटेड एवरेज लेते हैं। इधर अब सुनिएगा इसके आगे की चीज। व्हाट इफ सवाल में लिख के दे तुम्हें कि जब भी सेल होती है तो उसका वारंटी क्लेम आता है। जब भी सेल होती है उसका, अच्छा, जो ईयर एंड से पहले सेल हुई होगी उसका प्रोविजन तो बुक होगा। रीजन, कंडीशन एग्जिस्ट करती है, बल्ली आ सकती है। अच्छा, व्हाट इफ तुम्हें सवाल में लिख के दे कि ईयर एंड के बाद इतनी सेल हुई है या होगी, उसका प्रोविजन करूं? होगी। चलो ईयर एंड के बाद हो भी गई, तब भी नहीं होगा क्योंकि वो ईयर एंड की नहीं है, अगले साल का इवेंट है। कंडीशन एग्जिस्ट, दैट मींस देयर इज नो पास्ट इवेंट। तो नो पास्ट इवेंट तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन भी, तो एस्टिमेट करने की भी लॉजिक नहीं बनती। क्लियर है भाई? ये बात समझ आ गई? होल एंड सोल पास पेपर के क्या पूरा IAS 1037 के कॉन्सेप्ट यही चिपके हुए तुम्हारे पास? सही है जी। आओ एक एक करके सवाल को रीड करता हूँ मैं, प्लीज बीच में कोई नहीं बोलेगा, ऑनलाइन वाले लिख सकते हैं, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा चीजें। अच्छा भाई, बेटा घर में तस्वीर लगा ले, रिश्ते आएंगे इधर। तू क्यों देखता है इसको पूरी रात? ये इतना फारिग है, तेरे को बताएगा। नहीं, इसके साथ तो कोई और, इसके साथ कोई और पापा होता है। अच्छा जल्दी, अच्छा भाई जल्दी इधर। आपको तमीज से ये रीड करना, आपके पास सिर्फ 5 मिनट है। आप रीड करें, मैं किसी से 1 2 3 4 कुछ भी पूछूंगा, आप लोगों ने बताना है, तो प्लीज आप रीड करें इसको तमीज से। जल्दी जल्दी भाई, स्पीड में, थोड़ा सा स्पीड में देखना है इसको। आप लिख लें कि आज की डेट कौन सी है, ईयर एंड क्या है, इवेंट कब हो रहा है, तो आपको इससे आसानी होगी बस। ये ऑयल का मतलब होता है रोक देना। देहाती हैं सारे भंगी।
भाई पहला रीड हो गया, पहले बाकी भी कर लें जल्दी से। हाँ भाई ऑनलाइन वालों पहला रीड हो गया तो जल्दी बता दो मुझे। ओके जी बेहतरीन है, पहला रीड कर चुके हैं तो फिर हम देख लेते हैं ईयर एंड क्या है। 30 जून 2021। चलें जी, 30 जून 2021 आपका ईयर एंड है। ये जो आपने व्हीकल्स सप्लाई की हैं नए ब्रांड डिलक्स के नाम पे, वो ईयर एंड से पहले की हैं। दैट मीन्स कि देयर इज अ पास्ट इवेंट। सही है जी, चलें जी, मान ली हमने बात। अच्छा भाई, गवर्नमेंट इसमें ये कह रही है कि हाई एमिशंस की वजह से, जो कि हमने मना किया था, आपने फिर भी वो बैचेस प्रोड्यूस किया, आपका जो भी क्लेम हो हम आप पे पेनल्टी लगाएंगे। अच्छा, फिर मैंने ये देखा कि हमने अपने कस्टमर्स को ये कहा है कि भाई आप ये प्रॉब्लम को फिक्स करवा सकते हैं सब्सिक्वेंटली ईयर एंड के बाद। सही है जी, पर ये बकवास कर कब रहा हूँ, ईयर एंड से पहले। तो दैट मीन्स कि हमारे पास कोई ऑब्लिगेशन है, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है। सही है जी, और सेल्फ इम्पोज है। वेरी गुड जी, यू हैव क्रिएटेड अ वैलिड एक्सपेक्टेशन। सही है जी, अब आगे सुनिएगा। पवन, मुझे पहले वाले केस में बताओ कि 10 जून पे क्या ये ईयर एंड से पहले है या बाद में? पहले। अच्छा, गवर्नमेंट क्या कह रही है? 20 मिलियन की गवर्नमेंट कह रही है। अच्छा नहीं नहीं, एक मिनट उसको बोलने दो अभी। सही है पवन, 10-20 मिलियन की पेनल्टी बोल रहा है। चलें जी इधर। और मुझे एक बात बताओ, फिर 25 जुलाई पे फिर वो कह रहा है 2 मिलियन और दो। पक्की बात है? अच्छा। अच्छा अभी मैंने बताया था इधर। अच्छा अब मैंने यानी यानी मुझे 20 मिलियन की पेनल्टी का प्रोविजन रिकॉर्ड करना है। इसकी क्या अंग्रेजी ये होगी कि प्रोविजन मेरी जान इसलिए क्योंकि आपने अभी सेटल नहीं किया ना, प्रोविजन ये लाइबिलिटी बुक होगी कितने की, 20 नहीं, आपको एक्सपेंस रिकॉर्ड करना, दैट्स इट। सही है जी, अब इधर सुनना आगे जल्दी से, सुकून से इधर सुनिएगा। अब अगर मैं ये कहूं सेलिंग कार्स फॉर द पास्ट इवेंट, कंपनी हैज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, reliable estimate is there, company should make a provision of rupees 20 million, very good, and company will not make a provision of rupees 2 million because this is condition does not exist at reporting date. सही है जी, however इसका डिस्क्लोजर आएगा। क्लियर है भाई? पहली वाली तुम सबसे पिक हो गई थी। चलें जी, अब मैं दूसरी पे मूव कर जाता हूँ। अमार, वो कह ये रहा है डिफेक्ट इन एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री ऑफ डिलक्स will be fixed by HAL at its factory in the month of August. सही है जी, the rework cost will be rupees 15 million and loss of profit due to temporary suspension 30 million. अच्छा पहले तो मुझे ये बता दो कि क्या ये 15 मिलियन का प्रोविजन बनाऊं, क्योंकि ये मेरी जेब से लगेंगे। एक मिनट, हाँ जी। अम्मा क्या इसका प्रोविजन बनाऊं? सोच के। क्यों नहीं बनेगा, रीजन? ईयर एंड से पहले मैं बोल चुका हूं। हाँ, उसके क्या करते हैं, प्रोविजन नहीं करते तो करेंगे क्या? हाँ भाई सोले, एनआरवी टेस्टिंग के लिए कंसिडर करेंगे, दैट्स इट। ऐसा ही है, इसका प्रोविजन नहीं बनाएंगे। चलें जी, वेरी गुड भाई, दिस विल बी कंसिडर्ड फॉर एनआरवी टेस्टिंग, नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड। चलें जी, अब आगे सुने। और फिर ये जो टेम्पररी सस्पेंशन की वजह से लॉस होगा, ये जो टेम्पररी सस्पेंशन की वजह से लॉस होगा 30 मिलियन का। अच्छा, एज पर IAS 37 फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस आर नॉट अलाउड टू बी रिकॉग्नाइज, यही अंग्रेजी लिखनी है आपने कि फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस को हम रिकॉग्नाइज नहीं करते। भाई ये दो चीजें क्लियर हो गई। चलें जी इधर, अब आगे सुनिएगा, जानिए आगे सुनिएगा। तीसरा मंजन जल्दी से रीड कर लें स्पीड में। तीसरी एडजस्टमेंट, और बोलिएगा नहीं कुछ, मैं खुद पूछूंगा आप लोगों से। हाँ जी, पहले तो ऑनलाइन वाले, अब आप बता दें। वेदर प्रोविजन शुड बी रिकॉग्नाइज। अहमद मेमन, वेरी गुड जी,
शुएब वेरी गुड जी। अच्छा, क्या मैं इस वाले केस में बाजवा 50 मिलियन का प्रोविजन करूं? सही कह रही है। 50 का 85% हम रिकॉर्ड करेंगे अपने एस्टीमेट के हिसाब से, क्योंकि रिलायबल एस्टीमेट है। ऐसा ही है। चलें जी, और क्योंकि इसकी सेल हो चुकी है तो ऑब्लिगेशन आ चुकी है, अब वो रिपेयर होना ही होना है। अब वो कह रहा है, कुछ लोग ऐसे होते हैं पैसे वाले, बोलते हैं बाद में जाए मैं रिपेयर नहीं कराऊंगा। सही है, तुम लोग जैसे इधर। अच्छा भाई, अब इधर, अब आगे सुनिएगा। चौथा, जल्दी, चौथा चौथा जल्दी से। अभी मैं पूछूंगा। हाँ पवन। पवन बता तो सही, क्या, क्यों क्यों नहीं होगा कुछ? इसने कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो ये नहीं लिखेंगे कि तुम कंफ्यूज नहीं करो हमको। सही है। आप लिख लेना कि इंटरनली जनरेटेड एसेट्स आर नॉट अलाउड टू बी रिकॉग्नाइज, देयरफॉर वी विल इग्नोर दिस। सही है जी, इधर। अच्छा भाई, इधर अब आगे। वैल्यू इन यूज ऑफ अ प्रोडक्शन लाइन, अब ये पूछता हूं ना तुम लोगों से, इधर। वैल्यू इन यूज ऑफ अ प्रोडक्शन लाइन ऑफ डिलक्स वुड रिड्यूस बाय ₹80 मिलियन। अब मैं जिससे पूछूंगा वो प्लीज सोच लेना जी। हाँ जी। अभी गलत, अभी ने गलत बोल दिया, दैट मीन्स कि फिर आपको सोच के करना है। अम्मा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अहमद मेमन गलत, शुएबुर रहमान गलत, पवन गलत। बंगी वैल्यू इन यूज प्रेजेंट वैल्यू ही होती है कैश फ्लोज की। हाँ जी। एनआरवी, क्या बात कर रहे हो? हाँ, आप सवाल बता। शामिर गलत। मैं गलत 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 गलत, तुम कुछ भी यहाँ पे कंक्लूड नहीं कर सकते। सुनो मेरी बात। ये बात बोली ना, ये बात बोली। आप आप इसको बोलेंगे इसमें कि दिस अमाउंट विल बी यूज फॉर इम्पेयरमेंट टेस्टिंग, हाउएवर वी विल रिक्वायर कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट, fair value less cost to sell, because on the basis of value in use we can not test impairment। सिर्फ वैल्यू इन यूज के बेसिस पे। और एनआरवी खुदा के वास्ते कितने लिखी है तो मैं तुम्हें सीधा कर दूंगा, एनआरवी टेस्टिंग इन्वेंट्री के लिए होती है, इम्पेयरमेंट टेस्टिंग एसेट्स के लिए होती है। ये क्या तुमने कॉन्सेप्ट की? हाँ पवन, तू एक प्रेजेंट वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू ले रहा है। हाँ अबे भाई, खुदा के वास्ते तुम्हें ये याद होना चाहिए, वैल्यू इन यूज का मतलब ये है कि भाई तमाम फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू। फिर तुम्हें ये याद आना चाहिए, इम्पेयरमेंट टेस्टिंग तो तब होगी ना जब तुम्हारे पास कैरिंग अमाउंट भी हो, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल भी हो। तो तुम्हें इसमें ये लिखना था कि वी विल रिक्वायर टू थिंग्स, कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट और फेयर वैल्यू लेस टू कैलकुलेट द रिकवरेबल अमाउंट। इफ कैरिंग अमाउंट इज हायर देन द रिकवरेबल अमाउंट, अगर कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, रिकवरेबल कम है, तो इम्पेयरमेंट आएगी। पर उसके लिए हमें दो और वेरिएबल चाहिए जो गिवन नहीं है। भाई बात क्लियर है ये वाली? सर वैल्यू न्यूज पीपी से बनने वाली इन्वेंट्री की कम होती है ना, मतलब डिलक्स की प्राइस रिड्यूस होगी। या शुएब रहमान कैसी इलॉजिकल बातों पे, एक तो गलत बोला ऊपर से जस्टिफाई भी करते हो। बोल रहे वैल्यू यूज पीपी से बनने वाली इन्वेंट्री की वजह से होगी ना, चर्सी इन्वेंट्री की एनआरवी टेस्टिंग तो ऊपर की ना अलग से, ये एसिड की टेस्टिंग की बात हो रही है। एसिड एक अलग, जो फिजिकल सब्सटेंस वाला एसिड है, इन्वेंट्री एक अलग एसिड है। जो इन्वेंट्री एक एसिड है उसकी एनआरवी टेस्टिंग होती है, क्योंकि कोर्स ऑफ बिजनेस में यूज हो रही है भाई, बिकती है वो, दोनों को मिला कैसे सकते हो? सही है शुएबुर रहमान, बात समझ आई? इन्वेंट्री की एनआरवी टेस्टिंग होती है टेंजिबल एसेट्स की, और इंटेंजिबल एसेट्स की इम्पेयरमेंट टेस्टिंग होती है। ओके जी। अब हुजैफा तू बताएगा। इन जून 2021 the regulatory authority has introduced a new emission protocol to ensure that the emissions are within the limits and needs to be complied by 30 सितंबर 2021।
The new protocol will require a modification in the production line at a cost of rupees 100 million. बाकी भी सोच लें और यानी तू जल्दी से बता दे। हाँ भाई, एक मिनट रुक जाओ। हाँ जी, इग्नोर करेंगे, इग्नोर करेंगे क्योंकि फ्यूचर इवेंट है, ये खर्चा आपको करना है। देखो लिखो, वापस से रीड करो। अवॉइड हो सकता है अगर आप ऑपरेशन ही भेज दें अपने, अवॉइड हो सकता है अगर आप ऑपरेशन ही भेज दें। देखिए इधर, इन जून 2021 रेगुलेटरी अथॉरिटी इंट्रोड्यूस, नहीं अभी सुनो, जानिए इधर। In June 2021, regulatory authority introduced new emission protocol to ensure that the emissions are within the limit. देखो क्या क्या आगे, एक बात तो सुनो, needs to be compiled by 30 सितंबर। ड्यू डेट नहीं आई है। कंपाइल्ड बाय का मतलब ये है कि इस दिन पे, यानी इस दिन तक तुम्हें ये जो है अपने सिस्टम में एम्बिड कर लेना है। अब मुझे एक बात बताओ, इस दिन पे एम्बिड तो तब करोगे ना जब ये चीज आ जाए। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें गवर्नमेंट ये कहती 30 जून तक करना है, तो होता, तो बल्ली होती कि उस दिन पे आ जाता। अब तो ये कंपाइलेशन डेट कब की है, ईयर एंड के बाद की है, तो तब की तब सोचना। अभी बल्ली नहीं है भाई, पंगा किसका है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का। क्या तुम्हारे पास प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है या नहीं है? नहीं है, तो इसलिए आप इसको इग्नोर करेंगे। ऑनलाइन वालों तुम सब ये बात क्लियर है, हाँ या नहीं? कहाँ भाई बाजवा, क्लियर है जी? ओके जी, चलें जी। सर अब खाली इसको जल्दी से रीड करते हैं। देखो भाई, पेनल्टी ऑफ रुपीज 20 मिलियन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ड्यू टू लीगल ऑब्लिगेशन अराइजिंग ऑन 10 जून 2021। ये पास्ट इवेंट की बात कर रहा है, ऐसा ही है। एडिशनली पेनल्टी ऑफ रुपीज 2 मिलियन शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड, इट हैज बीन इम्पोज्ड आफ्टर द ईयर एंड। वही जो किससे कहानियां है वो तुमने लिखनी है। रीवर कॉस्ट ऑफ रुपीज 15 मिलियन शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड, ऐसा ही है इधर। अब मुझे एक बात बताओ, NRV of inventory of deluxe and would be compared with the cost for identifying any potential NRV adjustment. No provision need to be made for the loss of profit of rupees 30 million as future operating losses not require any provision. अच्छा भाई, रिपेयर कॉस्ट के बारे में कह रहा है कि भाई उसमें हमने देखा था 85 का 50%, वही आ रही है यहाँ पे, सेम कहानी है वहीं से। Internally generated brands are not recognized in the financial statements as no question arises of their impairment. अब आगे देखो, reduction in value in use of rupees 80 million should not be recorded. The reduced value in use of the production line should be compared with the fair value less cost to sell for disposal of assessing recoverable amount. If carrying amount exceeds the recoverable amount, then recognize impairment loss. वो ये कह रहा है सिर्फ वैल्यू इन यूज के बेस पे अब इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड नहीं कर सकते। आपको क्या चाहिए, कैरिंग अमाउंट ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल जब तुम्हें मिलेगी तब जाके तुम्हें रिकवरेबल अमाउंट मिलेगी, ऐसा ही है। आगे, the modification cost of rupees 100 million should not be provided despite announcement made by the regulatory authority before the year end. HAL has no present obligation, यही बात थी कि कोई present obligation नहीं है। For future expenditure, it can be avoided by the expenditure by its future actions, i.e. by changing the operations. The cost should be considered in estimating value in use of the related assets. वो कह रहा है कि भाई अगर आपको इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करनी है तो आपको फ्यूचर में ये इंकर करनी पड़ेगी, तो वैल्यू इन यूज की कैलकुलेशन में ज्यादा आउटफ्लो आएगी। सही है, चलें जी भाई अगले मंजन के ऊपर। कैलकुलेटर आपके पास होगा, आप मुझे बताएंगे कि करना क्या है इसके अंदर। रीड करना है, जरा स्पीड में रीड करना है। वही तो है कि रिवीजन करा करा के बस 1037 को साइड में लगाओ।
इसमें अंग्रेजी आपको याद होनी चाहिए कि पास्ट इवेंट लिखना होता है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन लिखनी होती है, या तो सेल्फ इम्पोज है वो भी बताना होता है। इसमें आई थिंक सेल्फ इम्पोज है, क्योंकि वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर दिया आपने। चलें जी, अब ये तो बता दें कि इस वाले केस के अंदर जो पहला आफ्टर 1 वीक ऑफ एक्सटेंड वाली बात कर रहा है, उसमें कुल मिला के अमाउंट बताओ मुझे, मैं कितनी रिकॉग्नाइज करूं? 8 मिलियन? हाँ भाई ऑनलाइन वालों, 8 मिलियन। अच्छा 8 मिलियन ऐसे कि 1.5 मिलियन फॉर ईच लॉस ऑफ लाइफ, तो कल्टी कितने हो गए? 2। अच्छा भाई, और बाकी जख्मी कितने हुए? 5, और 1-1 मिलियन देंगे उनको। सही है जी, तो 5 मिलियन वो हो गए, 3 मिलियन वो हो गए, तो 8 हो गए। वेरी गुड पवन। इधर अब मुझे एक बात बताओ जल्दी से, पहले वाला चीज तो हो गई भाई ये। अच्छा पवन ये बता के ये दूसरी बार जो ये फैक्ट्री का जो मालिक है वो रोना धोना लगाया हुआ उसने, वो देख रहा है अभी फैक्ट्री का क्या कह रहा है, जल्दी देख। कितने से प्रोविजन होगा? 20 का 70%? बेवकूफी, यही तो मैं कहा 20 मिलियन से बुक होगा। चौसियों 70% प्रोबेबिलिटी है, ऐसे ये नहीं कह रहा वो कि 70% वापस आएंगे। ओ भाई चौसियों 20 मिलियन का प्रोविजन आएगा, ये मोस्ट लाइकली ऑप्शन है। और अंग्रेजी में ये भी लिखना है तुम लोगों को कि कंसिडरिंग द मोस्ट लाइकली ऑप्शन ऑफ ₹20 मिलियन। सही है जी। और रिलायबल एस्टिमेट में पूरी कहानी लिखनी है कि मोस्ट लाइकली अल्फाज यूज करने हैं वहां पे, तभी हमने बार बार रिपीट भी किया है इधर। अच्छा भाई, इसके बाद ये हमें पता है कि जो एयरक्राफ्ट डैमेज हुआ था तो इसके बाद हमें रेंटल्स पे करना है। पर आपने देखें 10 महीने, देखें ये क्या कह रहा है, मंथली रेंटल था आपका कितना? 0.5 मिलियन का 10 महीनों के लिए। सही है जी, ऑन October 31, 2020। सही है जी, एक्सपायर हो रहा है 31 अक्टूबर 2020 पे। अब वो कह रहा है कि भाई इंश्योरेंस क्लेम जब तक नहीं आता तब तक आपको रेंटल देना है। तो आप मुझे एक बात बताओ, तो जुलाई अगस्त 2 महीने, तो 2 महीने का प्रोविजन बुक कर लेंगे, और 2 महीने का प्रोविजन बुक करने के बाद उसको कन्वर्ट भी करेंगे पीकेआर में। ऐसा ही है, क्योंकि वो यूएस डॉलर में दिया हुआ है, IS-21 अप्लाई हो जाएगा। यही है भाई, लॉस इंजरीज ऑफ वर्कर, फैक्ट्री डैमेजेस और एयरक्राफ्ट लीज। एक नजर देख लें इसको। क्लियर है जी? तीसरा देखना है, तीसरा देख ले भाई। Since aircraft is no more usable for SAL, insurance claim is expected to settle by 31 अगस्त तक, कॉन्ट्रैक्ट बिकम ऑनरस। सीधी सी बात है, आपको लॉस ही लॉस है, और लॉस में आपको कोई इन्फ्लो तो है नहीं इसमें, क्योंकि एयरक्राफ्ट चल नहीं सकता तो आप रेवेन्यू निकाल नहीं सकते। ऐसा ही है। पर अब मुझे एक बात बताओ, आपको जो रेंटल पे करना है वो आपकी ऑब्लिगेशन हो गई, तो आपने कितने महीने का प्रोविजन बना लेना है? 2 महीने का। सही है जी। कन्वर्जन का रेट नहीं है तो इसलिए हमने लिखा है द अमाउंट शुड बी ट्रांसलेटेड इनटू पीकेआर बाय अप्लाइंग क्लोजिंग एक्सचेंज रेट, जो भी होगा। सही है। चलें जी, अगला प्रश्न। ये पूरा तमीज से रीड करो और फिर मुझे पूरा केस बताना कि क्या गेम है इसमें। ये इंग्लिश में सुनूंगा मैं तुम लोगों से। ये इंग्लिश में सुनाना है तुम लोगों ने, तो जरा देखो इसको, या तो लिख लो तमीज से ताकि फिर इंग्लिश सही निकले मुंह से। पवन ये इंग्लिश में बोलना है, देख ले फिर।
क्लेम सेटल नहीं की, क्लेम आए हैं। वेरी गुड यार सर। नहीं नहीं, वो नहीं होगा शर्जील। हाँ भाई फुजल, जल्दी बता फुजल, जल्दी से। सिंधी में, बंगी इंग्लिश में बोलना है, इंग्लिश में जल्दी। हाँ कोई मसला नहीं है, वैसे ही बता दे। कैसे भाई? लॉन्चिंग ऑफ स्कीम इन नवंबर 2019, क्या कहलाएगा ये? पास्ट इवेंट, सही है। एन अनाउंसमेंट मेड टू द पब्लिक क्रिएट्स अ सेल्फ इम्पोज ऑब्लिगेशन, ऐसा ही है जी। और क्लेम्स अमाउंटिंग टू रुपीज, claims amounting to rupees 32 million received should be recorded as a liability or provision, whatever the case is. सही है जी। However, subsequent to the year end, amount of rupees 12 million further received. And considering the reputation of the company entails to honor all the claims. ऐसा ही है जी। अच्छा जी, therefore provision of rupees further 12 million should be recognized as at the reporting date. Further, we are uncertain about whether further claims will come or not. Therefore, contingent liability should be disclosed regarding uncertain outcome of the claims to be received in future. ऐसा ही है जी, मतलब यही अंग्रेजी जो तुम बोल रहा हुआ इधर। अच्छा भाई इधर। अच्छा भाई, यानी देखो, जो इसमें जो तुम्हें लिखना है वही देखो ही करना है। देखो पास्ट इवेंट, मैं फिर बता रहा हूँ, इसी में से अंग्रेजी पिक करनी, इवेंट्स इसी में ही है। पास्ट इवेंट बनी, तुमने एक जुमला उठाना है और बताना है ये पास्ट इवेंट है। तो एक जुमला उठाना है तो बताना उसकी वजह से क्या क्रिएट हो रही है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। रिलायबल एस्टिमेट भी मौजूद है, और कंसिडरिंग कि हमारी जो इसमें रेपुटेशन का सवाल है, इसलिए हम इसको ऑनर भी कर रहे हैं, तो हम इसलिए इसका प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है जी? ऑनलाइन तो जल्दी बता दो।
ऐसा ही है जी। अच्छा भाई ये देखें, in respect of remaining claims have not been received, WL has a present obligation to honor the claim for prices as a result of past 7 sale of product। यही सारी बातें कही थी हमने। चलें जी, प्लीज यार खुदा के वास्ते में सिर्फ आपको ये बता दूं, कंडीशन वाली बात रिपीट कर दूं, खुबैब कंडीशन वाली बात ये है कि जो अभी 12 मिलियन की चस्सी जो लेके आए क्लेम, तो बाकी भी जो चिप्स की डब्बी खोलेंगे उसमें फिर और आएंगे, फिर वो मर जाएंगे यहाँ पे आके, जब तक ये स्कीम खत्म नहीं होती है। सही है जी, 29 फेब तक, बिल्कुल सही कह रही है। ये कह रहा है वापस मंगवा लें सारे चिप्स, पर तेरे को चिप्स नहीं देगा वापस। सही है, इधर वो खोल के ही वापस देगा। इधर हाँ भाई, ये पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का। जल्दी से ऑटम 2019 का पहला पार्ट है, दस्ती दस्ती रीड करना, तुम लोगों से पूछना है इंग्लिश में। और प्लीज मैं तुम्हें कहूंगा ये कॉन्फिडेंटली बताना, भले टूटी फूटी इंग्लिश, कोई मसला नहीं है। सही है, नहीं करूंगा जलील, सिर्फ पूछ रहा हूँ तुम लोगों से। सही है जी, और कोई हंसेगा नहीं क्योंकि मेरी भी इंग्लिश ऐसी है, खराब है। सही है, इधर हाँ आज तो बस। चलिए जल्दी, आपके पास कुल मिला के 4 मिनट है इसके लिए, जल्दी से इसको रीड करें और आपको अंग्रेजी में इसको रिप्रोड्यूस करके देना है मुझे। चलें जी, गुड हो गया जी। सही है शजील। और ये जो टीएल है ना, इसका पूरा नाम बोलोगे तुम लोग इस कंपनी का। ये मैं टीएल नहीं सुनूंगा। ये मैं अभी मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, जल्दी से सोचो, ये जल्दी से प्रैक्टिस करो, आपस में बोलो। बच्चे के ना घर वाले बोलने अजीब से मुंह क्यों बना रहे हो। चलें जी, 2 मिनट और, चलो जी 2 मिनट और। पूरा लिखे आप लोग, तो पूरा लिखें ऑनलाइन वालों। मैं समझ गया, बिल्कुल लिखा सही है आप लोगों ने, बढ़िया कि पूरा लिखें। बिल्कुल सही है फरिया, ये अमाउंट सही लिखी है आपने। तो वो अभी पूरा इंग्लिश पूछूंगा कि क्यों रिकॉग्नाइज होगा। अभी इंसान का बच्चा बन के लिख रहे हो ना तुम लोग, तो ये दहशत आती है। नहीं शर्जील, 14 मिलियन का क्यों आएगा अमाउंट? 70% तो चांसेस हैं, वो उसके लिए है, आउटफ्लो के लिए प्रोबेबल है या नहीं है। रिलायबल एस्टिमेट तो 40% है। ये नहीं करना है कि 70 का भी चांसेस लगा दो। हाँ, कौन पिक कर गया, माशाल्लाह, अच्छी बात है। अच्छा भाई, अरीब ने लिखा है टर्कोइज लिमिटेड नीड्स टू पे। अच्छा ओके ओके, लिखो लिखो लिखो। वेरी गुड जी अरीब।
वेरी गुड जी। एगाफ, अबीर, असद। सुना। सही है जी, बेहतरीन है। क्या कह रहा है ये? शुएब कह रहा है कि अनलाइकली है। अब शुएब क्या हो गया? 70% है, ये तो 40% तो पेमेंट है। सुना। should be recorded, should have been, should be recorded. Very good जी। अच्छा भाई, मुइजुद्दीन लिखते हैं as the fire incident happened in the June which is a past event. Very good जी। and result in present obligation of Turquoise Limited. So considering the lawyer's opinion, TL would record a provision of 20 million as it is most likely option. Most likely option है ही नहीं, दो options ही नहीं दिए तुम्हें। most likely इसमें नहीं लिख सकते, दो ऑप्शंस नहीं है इसमें। इसमें आपने बोलेगा प्रोबेबल आउटफ्लो है। पवन सुना। चलें जी, वेरी गुड अटेम्प्ट यार। पवन अंग्रेजी जो भी लिखा है वो बता दो। टीएल बोलते, टीएल बोल। कुछ तो लिखा होगा ना जानी। ऐसा नहीं कर यार, मतलब तुझसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अच्छी, जब पिक होता है तूने, पिक होता है तुझसे तो लिख तो सही इसको। लिखेगा नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये सबसे बड़ा रीजन होता है फेलियर का कि इफ यू डोंट नो हाउ टू राइट, कुछ तो लिखा होगा वही बता दे। जो भी कसम से लिखा है गलत गलत बता दे, कोई मसले वाली बात नहीं है, बता तो सही। देखो चलो सही है, कोई मसला नहीं, तुमने ट्राई किया। सुनो एक बात, तुम तुमने जो इंग्लिश पिक करनी है ना वो यहीं से उठाओ, खुद नहीं लिखना। तुम्हारे सामने ही है, इवन इनसे पूछो, ऑडिट में भी यही करता हूँ मैं। पिक किया, लिंक कर दिया सिचुएशन से। यहाँ भी वही सिनेरियो है। तुमने देखो अपनी इंग्लिश लिखने का तुमने आखिर में भंड मार दिया ना, बाकी तुमने ओनर ऑफ एडजस्टिंग बिल्डिंग, एडजस्टेंट तो मुंह से भी नहीं निकलता, ये इसने लिख के दिया हुआ है। सही है जी, तो यहाँ पे हमने लिख देना है। सुनना मेरी बात, एक बात बता रहा हूँ, तो यहीं से अंग्रेजी पिक करो और वो उठा के लिखो यहाँ पे और बोल दो ये पास्ट इवेंट है। फिर केस फाइल हुआ है बोल दो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। देखो खाली पास्ट इवेंट याद रखना है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन याद रखनी है, प्रोबेबल आउटफ्लो याद रखना है और रिलायबल एस्टिमेट। इसमें से चीजें उठा उठा के आगे आगे चिपकाते तो ये आगे में अपना कंक्लूजन दे दो। बिल्कुल यही करना है। अबे यही सिचुएशन है, यही सिचुएशन है। भाई देखो तुम ये देखो ना, मैं इनको भी सिखाता हूँ। मैं बोलना ये चाहता हूँ तुम लोगों को कि भाई प्रैक्टिकल लाइफ में भी जब पार्टनर या मैनेजर डिस्कस करता है ना, तो ये बोलता है हाँ यार ये पास्ट इवेंट है, हाँ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन भी केस फाइल हुआ है, तो वही तो चीजें बताते हो यहाँ पे भी। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। सही है पवन, लिखना है। चलिए जी, देख लेते हैं भाई कि सोल्यूशन क्या था। फाइलिंग ऑफ अ केस बाय अ ओनर considered as an adjusting event। ऐसा ही है जी, because the fire incident occurred in June, considering the evidence of the condition exist करती हैं, severe damage आ चुके हैं। इधर पेमेंट प्रोबेबल है, जो कि टीएल लॉयर कह रहा है। किस बेसिस प्रोबेबल कह रहे हो तुम? 70% है। आगे जी, अमाउंट कैन ऑल्सो बी रिलायबली मेजर्ड। कैसे जी? 50% ऑफ द अमाउंट। तुमने 20 मिलियन लिख दिया था ना, बस सही है, परफेक्ट आंसर है। इसमें क्या है, इसमें कोई मतलब कोई रॉकेट साइंस है, सीधा सीधा हिसाब किताब है। चलिए जी सर। अंग्रेजी गोली गोली अंग्रेजी लिखनी है। वापस से एक रिवीजन करवा रहा हूँ आखिरी बार, क्योंकि तुम लोग घर पे तो लिखोगे नहीं ये चीजें।
अंग्रेजी लिखे हैं? वेरी गुड जी खुबैब, बढ़िया, वेरी गुड, सही है जी। हाँ पवन लिखना अभी अंग्रेजी, हाँ वही वाला। हाँ यही होती है जनरली, अवॉइड नहीं हो सकती। वो अपने अपने बिजनेस को कैरी करने के लिए। सही है पवन, ये तो नॉर्मल बिजनेस के लिए है ना। कौन सी कंपनसेशन? कंपनसेशन उन लोगों को नहीं दे रहे हैं जो निकल रहे हैं, कंपनसेशन उनको दे रहे हैं जो, हाँ यानी पहले तुझे नीचे लाइब्रेरी में बिठाते थे, तेरे को इंसेंटिव दिया, ऊपर जाके बैठ गया। सही है, इसलिए। नहीं नहीं, क्या हो गया यार भाई, कोई वन ऑफ यूनिट बंद होता है, कोई वन ऑफ यूनिट बंद कर रहे हैं हम, जिसमें एम्प्लॉइज को निकाल रहे हैं। अच्छा भाई अंग्रेजी 2 मिनट है बस, 2 मिनट है बस। उमर लिख चुके हैं, वेरी गुड जी। आधा अधूरा लिखा है उमर तुमने। एक बात बताइए तुमने प्लान वाली, दूसरी बात भी तो बतानी है। There is a detailed formal plan and valid expectation have been created among those affected as announcement have been made. ऐसा ही है। Reliable estimate is available. Amount of rupees 20 million should be recognized as a provision for restructuring. ऐसा ही है। बाकी 3 अमाउंट इसलिए नहीं आएंगी क्योंकि वो कंटिन्यूएशन ऑफ ऑपरेशंस के लिए। अदीब ने लिखा है DL will record 20 million provision due to the following. The plan was formally made and public announcement has been made before the reporting date. बिल्कुल सही लिखा है। And other costs will not be recognized. बाकी आगे तूने भंड मार दिया अभी, अभी बोल रहा हूँ अदीब। The redundancy payment of 20 million should be recognized as a restructuring plan that is approved by the management and valid expectation have been created. बिल्कुल सही है, पर ये भी लिखना है बिफोर ईयर एंड। ये चेक करो। A provision for restructuring costs to be recognized as a formal restructuring plan has been finalized and approved by the management और फॉर्मल पब्लिक अनाउंसमेंट कर दी है बिफोर ईयर एंड। देखो मेन चीज ये है कि ईयर एंड से पहले, बाद में होता तो ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, पर डिस्क्लोजर जाता है इसका बस इधर। However, provision should only be made for the redundancy cost of 20 million as pertains to the closing of मुल्तान यूनिट। ये एक ऐसी कॉस्ट है जो क्लोजर से पर्टेन करती है, बाकी तो रीलोकेशन है। अच्छा भाई, कॉस्ट ऑफ मूविंग मशीनरी एंड जो बंदे हैं जिनको मैं एग्री कर रहे हैं, जिनको पैसे दे रहा हूं मैं, उनकी कॉस्ट रिकॉग्नाइज नहीं होगी। सही है जी। अच्छा भाई, इसके बाद सैलरी ऑफ द एग्जिस्टिंग ऑपरेशन मैनेजर शुड नॉट बी रिकॉर्डेड, इट इज नॉट इंक्रीमेंटल कॉस्ट। वो इंक्रीमेंटल कॉस्ट नहीं है। अच्छा, व्हाट इफ मैं सुपरवाइजर को एडिशनल पैसे देता, वो होगी। वो स्पेसिफिक काम के लिए तो होती है, अदरवाइज नहीं होगी। क्लियर है जी ऑनलाइन वालों? जी जानी। नहीं तो जो नहीं होनी वो भी तो बताना ना, वही तो उसकी तो मार्क्स हैं। सही है जी। चलें जी सर, अगला मंजन आ गया। ये टर्कोइज खत्म ही नहीं हो रहा।
इस पे कैलकुलेटर दस्ती जल्दी बताना तुम लोगों ने कि क्या गेम है। वो इंग्लिश थी एक, इसमें इंग्लिश थी इसमें। इस बार लाजमी आएगा। वो तो एक दो सिनेरियो एक ही नहीं पूछता ना, बहुत सारे सिनेरियो पूछता है। 4 के 4 आने चाहिए जानी, आराम से आ जाएंगे इसमें से नंबर। बस तुम्हें वही ट्रिक पता होनी चाहिए, सवाल से उठा के बस। भाई अनसोल्ड यूनिट 6030 जून पे मेरे पास, मैंने 500 रुपये पर यूनिट पे एक्वायर किए हैं। सही है जी, ऐसा ही है। सेलिंग प्राइस जो है प्रोडक्ट ए की फॉल कर गई थी 350 पे। टीएल एक्वायर्स अ प्रोडक्ट ए अंडर द कॉन्ट्रैक्ट इन विच टीएल हैज टू बाय 10,000 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए पर मंथ, यानी मुझे बाय करने ही करने हैं। सही है जी, कितने के बाय करने हैं? 500 पर यूनिट बाय करने हैं। सही है जी, और कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी जो है 31 अगस्त 2019 तक है, और टीएल डिसाइड करता है कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देगा तो पेनल्टी देनी पड़ेगी कितने की? 4 मिलियन की। अब ये देखो कि हैज टू बाय 10,000 यूनिट प्रोडक्ट पर मंथ, द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। सही है, अब 2 महीने बाकी हैं 30 जून के बाद, तो 20,000 यूनिट परचेज करेगा। तो 20,000 यूनिट को मल्टीप्लाई कर दो 500 से। वैसे ही समझाने के लिए कि 500 से मल्टीप्लाई करोगे टोटल रिसीट्स 10 मिलियन। अच्छा, 20,000 इंटू 500 आप करेंगे, कितना आया? 3 मिलियन की कॉस्ट आ गई। सही है, अभी इसी 20,000 यूनिट पे, अच्छा 3 मिलियन का लॉस बोल रहे हो, ओके जी। चलो अगर मैं वैसे देखूं, ओवरऑल पिक्चर की बात कर रहा था मैं आसानी के लिए, कि आपने देखा कि भाई मुझे कॉस्ट कुल मिला के पड़ेगी 20,000 इंटू 500 की। 20,000 इंटू 500 की मुझे, अच्छा अब एक और चीज बताओ, फिर ये बेचूंगा मैं आई थिंक 350 पे, तो 350 इंटू 20,000, तो आपके पास कितना आ गया? 7 मिलियन। अच्छा 7 मिलियन की आपकी सेलिंग प्राइस है, और वो कितने की कॉस्ट? 10 मिलियन, तो 3 मिलियन का लॉस आ गया। नेटिंग बेसिस पे भी कर सकते थे। अच्छा 3 मिलियन का लॉस तब है जब इस कॉन्ट्रैक्ट को चलाओगे। सही है जी। पेनल्टी कितनी है? लोअर ऑफ पे जाएंगे। अच्छा तो इसकी अंग्रेजी क्या थी बाजवा? अंग्रेजी इज हायर देन द कॉस्ट टू क्लोज द कॉन्ट्रैक्ट। सही है जी, या लोअर देन, यानी हम इसमें ये कहेंगे कॉस्ट टू कंटिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट इज लोअर देन द पेनल्टी, देयरफॉर टीएल टीएल would continue the contract। सही है जी, एंड रिकॉग्नाइज द प्रोविजन एट ₹3 मिलियन। और हमने ये ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट में IFRS 15 में सीखा है कि जो रिमेनिंग होता है वो बुक हो जाए तो आगे जाके खुद ही रिवर्स हो जाता है। और एनआरवी लॉस का भी देखना है, एनआरवी लॉस आ रहा है इसमें 9 लाख रुपए का। सेलिंग प्राइस इज लोअर देन द कॉस्ट, एनआरवी एडजस्टमेंट 9 लाख रुपए, बिल्कुल सही कहा तुम लोगों ने। और सर आपने लोअर ऑफ पे बुक कर लेना, दैट इज 3 मिलियन। इसमें क्या मसला, सही तो बोला था भाजपा तूने यार, सिंपल सिंपल अंग्रेजी है इसकी। सही है जी।
जल्दी जानी, इसकी अमाउंट निकाल के दे दो जल्दी से। नहीं नहीं भाई, स्प्रिंग में भी आता है, ये हर अटेम्प्ट में आता है, ऐसी कोई अटेम्प्ट नहीं इसमें 1037 नहीं हो। इंशाल्लाह। नहीं नहीं, इस अटेम्प्ट में लाजमी आएगा। अच्छा, मैं सिग्निफिकेंस बता देता हूँ तुम्हें कि देखो 1037 की प्रैक्टिकल लाइफ में भी बड़ी सिग्निफिकेंस है, क्योंकि हर एक एनटीडी में केसेस चल रहे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑनर्स हो रहे होते हैं, एनआरवी के मसले होते हैं, तो वो ये तो टेस्ट करता ही करता है लाजमी, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो तो करेगा। लीज के पीछे भी, कंसोल के पीछे भी इसलिए होता है क्योंकि ये सारे ऐसे मसले हैं जो हर फर्म में होते हैं, तो इसलिए वो इस पर हल्का हाथ नहीं रखेगा। और अभी तो जो जो तुम्हारा जो टारगेट होना चाहिए, नहीं IFRS 15 नहीं, IS1। सही है जी, तो मैंने हफ्ते इतवार को बोला है कि मैंने सवाल करवाने हैं। सही है जी, वो बुक एंड क्लासेस IS1 की सवाल करने, और फिर उसके डिस्क्लोजर भी डाल दूंगा उसके अंदर। सही है जी, तो वो भी कवर करना है हमने। अब पूरा तो कोर्स रिवाइज करा दिया तुम लोगों को वापस से। कर लेंगे, साथ साथ हो जाएंगे वो भी उसमें। हो जाएंगी, हो जाएंगी, हो जाएंगी। हाँ, औरत है ये, औरत। पिंक, वैसे ही पिंक शर्ट पहन के आया आज। कौन सा नोटिफिकेशन आया उसको? तो मैंने तभी तो बम्बू किया। अबे लिखा हुआ है इस पे स्पेसिफिकली, शेल नॉट। चलें जल्दी से, आखिरी मंजन। अमाउंट बताओ, अमाउंट। यानी प्रोविजन अमाउंट बताओ जल्दी से, कितना रिकॉग्नाइज करना चाहिए, क्योंकि ये कुछ ऑलरेडी बना चुका है। जल्दी से स्पीड में बताना है प्रोविजन। वेरी गुड असद। अभी देख लेते हैं बाकी का प्रोविजन। वो तो डिस्क्लोजर आएगा। कल का एजेंडा जानी, कल होगा हमारा इफ्रिक और इंटेंजिबल्स। इफ्रिक और इंटेंजिबल्स। इफ्रिक हम रिवाइज कर लेंगे पूरा। सही है जी, बहुत ही माइनस है, 20 मिनट में हो जाएगा वो तो बिल्कुल। और फिर उसके बाद हम कर लेंगे इंटेंजिबल्स, खत्म हो जाएगा ना वो।
मुझे किए तो है पास पेपर कि आप वो बता दें रिपोर्टेबल सेगमेंट्स हैं या नहीं है। मैंने रिकॉन बनवाई है, आज तक उसने पूछी नहीं है। वो तो पर देख लेना ना, एक नजर देखने में क्या है। नहीं भाई, ये तो मैं तुम्हें एडिशनली करवा रहा हूँ वापस से, इस फियर में कि भाई तुम लोग नहीं करोगे, मुझे पता है। हाँ 1.86 मिलियन का प्रोविजन है। सही है, क्योंकि वो ये कह रहा है कि भाई देखो एसेट डज नॉट चार्ज एनी कॉस्ट। अच्छा, हाउएवर एसेट चार्ज रुपीज 500। अच्छा, यानी इसमें समझने की बात यह है कि शुरू के 8 महीने के डिफेक्ट के वो सीधे सीधे रीइंबर्स कर देता है, उसका पंगा नहीं है। पंगा किसके? अगले 4 महीने का, क्योंकि उसकी होशियारी हमने खुद ने की है। अच्छा, उसकी होशियारी जब हमने खुद ने की है तो उसकी प्रोबेबिलिटीज दी हुई हैं, तो हम क्या वेटेड एवरेज पे जाएंगे? अब मुझे एक बात बताओ कि टोटल 12,000 यूनिट्स बिके हैं, सही है। इस 12,000 में से लास्ट 4 मंथ्स में जो आएंगे, मेरी बल्ली मैक्सिमम उतनी है। अच्छा, तो माइनर डिफेक्ट वाले 6% आएंगे, मॉडरेट वाले 10 और मेजर वाले 5। तो मुझे एक बात बताओ, मेरे पास यूनिट्स आ गए। अच्छा, सबकी प्राइस सेम है या रिपेयर कॉस्ट अलग अलग है? अलग अलग है। मैंने जैसे ही अलग अलग को मल्टीप्लाई किया तो सर मेरे पास कुल मिला के 3060 आ गया, और मैंने 1.2 मिलियन ऑलरेडी बुक किया हुआ है, तो डिफरेंस कितने का आ गया? 1.86। अच्छा, पर एक और चीज सुनिएगा, सिंस एसएल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वारंटी क्लेम अराइजिंग इन दिस पीरियड and no cost is charged by SL, so no provision is required. However, since TL responsible होगा अगर उसने डिसोन कर दिया, तो इसका हम डिस्क्लोजर देंगे कि भाई ये कंटीजेंट लायबिलिटी है जो आ सकती है अगर उसने क्या किया, डिसोन किया। क्लियर है जी? ऑनलाइन वालों बताओ, ये बात क्लियर है? जानी जल्दी से बता दो। क्लियर है जी? ओके जी। यार अब देखो, सिंपल मैंने तुम्हारे लिए किया ये था कि जो तुम्हें पहले 3 पेजेस पे मैंने सब लिख के दे दिया है ना, वो मैक्सिमम है। सही है, तो 1037 का फियर निकालो दिमाग से, कुछ भी नहीं है। आपने से सवाल से पिक करना है और सिचुएशन को लिंक करना है। मैंने पास पेपर्स भी तुम्हें करा दिए हैं, अब आगे भी कराऊंगा उसमें यही है, आगे भी कराऊंगा उसमें यही है ना। ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट होगा, पास्ट इवेंट होगा, तो सारी चीजें स्लाइड को एक बार थर्ली देख लेना और लिख लेना। देखो लिखोगे नहीं तो मसला है, लिखना है। सही है जी? मैं फिलहाल यही कंक्लूड कर देता हूँ क्योंकि अपना टाइम भी बचाओ। सही है जी? जाओ घर पे, ये तुम्हारा रिवाइज हो गया, और ये तुम सिचुएशन एक बार देख लेना, एक जगह पे रख दी है मैंने। सही है जी? मिलते जानी। बिल्कुल जी, चलें जी, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह जी। इसका मैक्सिमम वेटेज 15 नंबर।